हेलो दोस्तों, रिजल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभय प्रताप सिंह और आज हम अपने स्पेशल टॉपिक में बात करने वाले हैं ईरान में हाल ही में कराए गए राष्ट्रपति चुनाव के बारे में। क्योंकि अभी यहाँ पर जो राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं उनमें एक सुधारवादी लीडर हैं, वो चुनकर आए हैं। अब यहाँ पर जो चुनौतियां हैं ईरान के साथ में, इनको सुधारने में या इनका समाधान निकालने में कितने सक्षम होंगे, इस चीज को आज हम एनालाइज करेंगे। साथ में हम देखेंगे कि भारत के साथ में इनके क्या-क्या यहाँ पर संबंध है, किस प्रकार के संबंध है और क्या-क्या हम इनमें सुधार कर सकते हैं। इसी के साथ में हम देखेंगे इनके सामने ईरान में कौन-कौन सी चुनौतियां उपस्थित हैं। तो ये सारे आज हमारी चर्चा के बिंदु या चर्चा के विषय हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम। और यहाँ पर आप देखिए टाइटल क्या है, ईरान के नए राष्ट्रपति और भारत तथा ईरान संबंध। ये आज का हमारा टॉपिक है। आइए आते हैं तो चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में आप देखें इस्लामिक गणराज्य ईरान में नए राष्ट्रपति के तौर पर सुधारवादी नेता मसूद पेजेशियन को चुना गया है। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पर हमें यह जानना है कि इनका जो चुनाव है, इनका चुनाव क्यों हुआ। तो आपको पता होना चाहिए इसी वर्ष यानी कि 2024 में ही 19 मई को जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे ईरान के, इनका नाम था इब्राहिम रशीदी, इनकी एक दुखद हेलीकॉप्टर क्रैश में देहांत हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। इसी के बाद यहाँ पर फिर से चुनाव कंडक्ट करवाए जाते हैं और इन चुनावों में जीतकर आते हैं आपके सुधारवादी नेता मसूद पेजेश्कियन। अब यहाँ पर एक शब्द है सुधारवादी नेता, तो इन्हें सुधारवादी क्यों कहा गया। तो दो प्रकार के लीडर ईरान में एग्जिस्ट करते हैं, ईरान से संबंधित है। एक है रूढ़िवादी, जो पुरातन व्यवस्थाओं को लेकर ही चलना चाहते हैं, जो इस्लामिक कानून के तहत अपना देश चलाना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ पर आप देखेंगे सुधारवादी हैं, जो चीजों में परिवर्तन लाना चाहते हैं, चीजों को चेंज करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे सुधारवादी नेता है और जो पहले राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी जी, ये आपके रूढ़िवादी नेता माने जाते थे। अब यहाँ पर एक बार हम इन चुनावों की पृष्ठभूमि को देख लेते हैं, बैकग्राउंड क्या है इन चुनावों का, राष्ट्रपति चुनाव का। तो ये देखो, यहाँ पर जब हम राष्ट्रपति चुनाव की बात करते हैं तो इस बार जो हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव कंडक्ट करवाए गए हैं, इनमें अभी तक के मतदान का सबसे कम प्रतिशत आपको देखने को मिलेगा। इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में 39.92% वोटिंग हुई। कितनी वोटिंग हुई? 39.92%। तो हम कह सकते हैं अप्रोक्स 40%। ठीक है, इतनी वोटिंग आपको देखने को मिलेगी, तो काफी कम वोटिंग है ये। अब यहां पर आप देखिए, ये जो वोटिंग सबसे कम हुई है अप्रोक्स 40%, ये 1979 से, ठीक है, जब इस्लामी क्रांति हुई थी ईरान में, उसके बाद इतना कम प्रतिशत पहली बार ऐसा हुआ है कि वोटिंग पड़ी हो यहां पर। क्लियर? अब आइए आगे। अब देखो, अब ये रहा आपका ईरान। अब बात आती है कि ईरान से किन किन देशों की सीमाएं टच होती हैं। तो यहां पर आप पाएंगे सबसे पहले बात करते हैं किन किन देशों की सीमाएं टच होती हैं। तो यहां पर आप देखेंगे, ये रहा आपका पाकिस्तान, ये रहा आपका अफगानिस्तान और यहां पर है आपका तुर्कमेनिस्तान। तो तीन देश तो आपको यहां देखने को मिलेंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। फिर हम आते हैं दूसरी तरफ। तो जब अब इस तरफ आएंगे तो यहां पर भी आपको कुछ देश देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर है आपका इराक, इराक का तुर्की और तुर्की के बाद अर्मेनिया तथा अजरबैजान। इन देशों की सीमा आपको ईरान के साथ लगती हुई दिखाई देगी। फिर यहां पर आप देखेंगे पर्शियन गल्फ है, स्ट्रीट ऑफ हरमुज है, गल्फ ऑफ ओमान है। फिर यहां पर कैस्पियन सी है। इनकी सीमा ईरान के साथ लगती है, ईरान से टच होती है। अब यहां पर आप देखेंगे लेक उर्मिया। लेक उर्मिया कहां है? यह ईरान के एक महत्वपूर्ण लेक है, तो याद रखिएगा लेक उर्मिया आपको ईरान में देखने को मिलेगी। बाकी जो ईरान की संरचना है, इसकी चर्चा हम आगे आने वाले लेक्चर में समय के अनुरूप करते रहेंगे। तो हमने यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत देख लिया, हमने यहाँ पर देख लिया यह 1979 के बाद से अब तक का सबसे कम वोटिंग प्रतिशत है। अब देखिए, अब जो नए राष्ट्रपति चुनकर आए हैं, जो सुधारवादी नेता हैं आपके कौन, पेजेश्कियन, इनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां उपस्थित हैं। ठीक है, इनके सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं। तो अभी मैंने आपको बोला कि जो ईरान है
ये एक प्रकार से किस प्रकार का देश है? इस्लामिक गणराज्य है, इस्लामिक सिद्धांतों के ऊपर चलने वाला ये एक देश है। अब यहां पर देखिए, पेजेस्कियन एक सुधारवादी नेता है। क्या है ये? सुधारवादी लीडर है। जबकि अगर हम देखें यहां पर ईरान में जो अन्य संस्थाएं हैं या फिर अन्य जो राज्य की संस्थाएं हैं, इनके ऊपर अभी भी रूढ़िवादी लोगों का वर्चस्व है। अब एक तरफ तो है सुधारवादी राष्ट्रपति, दूसरी बात है रूढ़िवादी व्यक्ति जो इनका सहयोग करेंगे। तो इनके बीच में कुछ ना कुछ विवाद होते हुए आप आगे भविष्य में देख सकते हैं। ठीक, अब देखो यहां पर आप देखें ऐसी ही एक संस्था है ईरान में जिसे हम कहते हैं ईरानी संसद। और ईरानी संसद का नाम क्या है? मजलिस है। क्या है ईरानी संसद का नाम? मजलिस। किसी वनडे एग्जाम या यूपीएससी में पूछा जा सकता है। अब देखिए यहां पर आने वाले समय में आप देखेंगे कि चुनाव जो ईरानी संसद है इसके लिए जो अंतिम चुनाव हुआ था इसी वर्ष मार्च में हमें देखने को मिला था। और इसमें कई सारे रूढ़िवादी और अति रूढ़िवादी नेता चुनकर आए थे। ठीक है, अब देखो यहां पर ये तो चुनौती हो गई कि रूढ़िवादी नेताओं के साथ कैसे आप यहां पर सामंजस्य स्थापित करते हैं, कैसे यहां पर परिवर्तनवादी नीति को लेकर आते हैं। अब यहां पर देखिए अन्य चुनौतियां, तो सबसे प्रमुख चुनौती जो वर्तमान में बनी हुई है ईरान के लिए, ये है आपका इजराइल के साथ तनाव। आपको पता है हाल ही में इजराइल ने गाजा पट्टी के ऊपर हमले किए थे। क्या रीजन थे इसे हम अपनी और क्लासों में देख चुके हैं, विस्तृत रूप से देखा हमने, और सुनील सर ने भी इसके ऊपर एक विस्तृत वीडियो बनाया जिसे आप आराम से देख सकते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे जब इजराइल ने यहां पर गाजा के ऊपर अटैक किया तो यहां पर ईरान ने इसकी आलोचना की। और ईरान ने यहां पर क्या किया? ईरान ने अप्रैल महीने में इजराइल के ऊपर यहां पर रॉकेटों से सीधा हमला कर दिया था, सीधा अटैक कर दिया उसके ऊपर। ठीक, तो इससे ईरान और इजराइल के संबंध जो थे और भी खराब हो गए। और ये सारा जो क्रियाक्रम हुआ था ये इब्राहिम रशीदी जी के समय किया गया था। ईरान पर आरोप लगाए जाते हैं कि कई सारे आतंकी संगठनों को समर्थन देता है। दूसरा जो चुनौती है ईरान के साथ में इसकी छवि को लेकर है। कई सारे देश यह दावा करते हैं कि ईरान कई सारे आतंकी संगठनों को समर्थन देता है, जैसे कि लेबनान के हिजबुल्लाह हुए और यमन के हैतिस हुए। ऐसे आतंकवादी संगठनों को ईरान के द्वारा समर्थन दिया जाता है। ये सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब देखो आप, अब जब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आप देखेंगे इन समूहों द्वारा क्या है, यहां पर इन समूहों द्वारा इजराइल पर कभी भी हमला करने की संभावना बनी रही है कि कभी भी ये इजराइल के ऊपर हमला कर सकते हैं। अब आगे आओ, तीसरी जो चुनौती है पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को पुनः स्थापित करने की है। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए वर्ष 2015 में एक समझौता हुआ था जो मुख्यतः किन देशों की तरफ था? एक तरफ था आपका ईरान और दूसरी तरफ था आपका अमेरिका, तथा अमेरिका के साथ ही अन्य राष्ट्र प्लस अन्य पश्चिमी राष्ट्र या अन्य राष्ट्र हम इसे कह सकते हैं। तो कई सारे राष्ट्रों के बीच में यह समझौता हुआ था और इस समझौते के अंदर यह तय किया गया था कि अमेरिका तथा अमेरिका के सहयोगी राष्ट्र जिन्होंने ईरान के ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगा के रखे हैं, जैसे प्रतिबंध अभी किसके ऊपर लगाए हैं? रूस के पास ऊपर। तो इन्हीं प्रतिबंधों के कारण ईरान की इकोनॉमी गिरती जा रही है और ईरान आयात निर्यात नहीं कर पा रहा है, डॉलर का प्रयोग नहीं कर पा रहा है। तो पश्चिमी देश तथा अमेरिका के सहयोगी देश इन प्रतिबंधों को हटा दे, इसके बदले में ईरान क्या करेगा? अपने परमाणु कार्यक्रम को स्थगित कर देगा, परमाणु कार्यक्रम को रोक देगा। तो ये समझौता इन दोनों देशों के बीच में हुआ। आरंभ में तो सब कुछ सही बना रहा, लेकिन कुछ समय बाद आप देखेंगे लगभग ये घटना है आपकी, इसे आप मान के चलिए लगभग 2018 में वॉशिंगटन ने इस समझौते को तोड़ दिया। जब यहां पर डोनाल्ड ट्रंप आए तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते को ईरान के साथ में ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हम ऐसा कोई समझौता ईरान के साथ जारी नहीं रखेंगे क्योंकि ईरान हमें धोखा देकर दूसरी तरफ क्या कर रहा है? खुफिया तौर पर अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। इसीलिए समझौते को तोड़ दिया गया। और जब इस समझौते को तोड़ा गया तो यहां पर
कई सारे पश्चिमी देशों ने फिर से इनके ऊपर सैंक्शन लगा दिए, फिर से प्रतिबंध लगा दिए। तो अब अगर इन दोनों देशों के बीच में सबसे बड़ा चुनौती तो यही है कि पश्चिमी देशों के साथ हम क्या करें, अपने संबंधों को पुनः स्थापित करें। चौथी समस्या आप देखेंगे जो नए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं इनके सामने, ईरान में महिलाओं के ऊपर जो कानून लागू होते हैं ये इस्लामिक कानून लागू होते हैं, जिसके तहत महिलाओं को स्वतंत्र जीवन जीने के अधिकार नहीं है। यहां पर आप देखेंगे महिलाओं को हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जाता है, बिना हिजाब के महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती। और यहां तक तो ठीक है, आप इतना मान लीजिए कि ईरान में महिलाओं के हिजाब पर नजर रखने के लिए एक अलग से हेड स्कार्फ नियम लागू किया गया है, जिसके तहत एक विशेष प्रकार की पुलिस का गठन किया गया है जो यह देखता है कि बाजार में किसी महिला ने स्कार्फ तो नहीं हटाया, अगर ऐसा कोई करता है तो उसे पकड़ लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे, पांचवी चुनौती जो होने वाली है नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के सामने या मुद्रास्फीति की है। वर्तमान में ईरान में 40% की मुद्रास्फीति मंडरा रही है और यहां पर आप पाएंगे ईरान को इस स्थिति से निपटने के लिए आवश्यकता है $200 बिलियन की। $200 बिलियन के विदेशी निवेश की आवश्यकता है ईरान को। अब यह विदेशी निवेश आएगा कहां से? यह विदेशी निवेश आएगा जब ईरान पश्चिमी देशों के साथ में और अमेरिका जैसे देशों के साथ में मिलकर चलेगा, तभी यहां पर व्यापार करने की स्वतंत्रता मिलेगी, इनके ऊपर से प्रतिबंध हटाए जाएंगे, तभी जो कंपनियां हैं यहां पर निवेश करेंगी। अंतरराष्ट्रीय जो ऑर्गेनाइजेशन है अभी प्रतिबंधों के कारण जो ईरान की मदद नहीं कर पा रहे हैं, ये भी ईरान को कर्जा देने के लिए यहां पर आगे आएंगे। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर प्रश्न ये उभरता है कि हमने बातें तो कर ली कि ये इनके सामने चुनौती है और ये कर सकते हैं क्या। अब यहां पर एक प्रश्न उभर के आता है, क्या वाकई ईरान का राष्ट्रपति इतना ताकतवर होता है कि इन सभी चुनौतियों से निपट सके, इन सभी चुनौतियों का सामना कर सके? राष्ट्रपति का जब हम नाम लेते हैं तो आप सबसे समझते होंगे देश का सर्वोच्च अधिकारी, जैसे कि अमेरिका में, भारत में, रूस में, अन्य देशों में राष्ट्रपति एक ताकतवर व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है। क्या यही बात ईरान के संदर्भ में भी सही होती है? तो इस स्थिति को समझने के लिए हमें ईरान में राष्ट्रपति की ताकतों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब देखो यहां पर जब हम ईरान में राष्ट्रपति के पद को देखते हैं तो ये हमें अन्य राष्ट्रों के पदों से अलग देखने को मिलता है। क्लियर? क्या है? अलग देखने को मिलता है। अब बात करते हैं, देखो यहां पर कई अन्य देशों के विपरीत ईरान के जो राष्ट्रपति हैं इनके पास राज्य प्रमुख का पद नहीं है। ईरान में दो पद चलते हैं, एक होता है राज्य प्रमुख का और एक होता है राष्ट्रपति का। हमारे यहाँ क्या होता है, जो राष्ट्रपति होता है वही राज्य प्रमुख होता है, लेकिन ईरान में यह व्यवस्था नहीं चलती। ईरान में इस्लामिक कानून लागू है जिसके तहत राज्य प्रमुख अलग होता है और राष्ट्रपति अलग होता है। तो इसी चीज को आज हम यहाँ पर समझेंगे। तो ईरानी सरकार की सर्वोच्च जो संरचना होती है उसमें जो मुख्य अधिकारी है, सबसे बड़ा जो अधिकारी है, ये आप देखेंगे कौन कहलाता है? ये आपका राज्य प्रमुख कहलाता है। ठीक, सबसे उच्च पर कौन है? राज्य प्रमुख। फिर यहां पर दूसरे नंबर पर आएंगे राष्ट्रपति, फिर आएगी यहां पर न्यायपालिका, उसके बाद आएगी आपकी संसद, फिर संरक्षक परिषद, उसके बाद सशस्त्र बल आते हैं। तो ये संरचना है। तो यहां पर आपको विशेष ध्यान देना है, राष्ट्रपति अन्य देशों में पहले नंबर पर आता है, ईरान में दूसरे नंबर पर आता है और पहले नंबर पर आता है राज्य प्रमुख। और अगर हम बात करते हैं वर्तमान में, तो ईरान का जो राज्य प्रमुख है ये कौन है? ये है आपके नेता अयातुल्ला अली खामेनेई। ठीक है, और ये इस पद को 1989 से संभाले हुए हैं। तो ईरान में 1989 से राज्य प्रमुख कौन है? राज्य प्रमुख हैं आपके अयातुल्ला अली खामेनेई, ये यहां पर सबसे बड़े पद पर हैं। इनके बाद आएंगे राष्ट्रपति। क्लियर? अब देखो यहां पर वह राज्य के प्रमुख हैं। कौन है? राज्य के प्रमुख हैं। इसी के साथ आप देखेंगे राज्य के प्रमुख होने के साथ साथ कमांडर इन चीफ के रूप में भी कार्य करते हैं। कमांडर इन चीफ भी है हमारे यहाँ। कमांडर इन चीफ कौन है? राष्ट्रपति। इनके कमांडर चीफ कौन है? यहां पर जो राज्य प्रमुख हैं। साथ में आप देखेंगे इनके पास ही
राष्ट्रीय पुलिस और नैतिकता पुलिस का कमांड इनके हाथ में ही रहता है, इन्हीं को नियंत्रण करते हैं ये। क्लियर? अब देखो यहां पर इसके अतिरिक्त यहां पर आप देखेंगे जो ईरान की आपकी जो सेना है, जिसे हम इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कहते हैं, इनकी कमान भी किसके पास है? इनकी कमान भी राज्य प्रमुख के पास ही है, यानी कि अयातुल्ला अली खामेनेई के पास में ही है। और आगे देखो, न्यायपालिका का जो प्रमुख होता है उसकी नियुक्ति भी राज्य प्रमुख के पास की जाती है। इन सभी संदर्भों में राष्ट्रपति की ताकत क्या है? राष्ट्रपति की ताकत 0 है। क्या है? राष्ट्रपति की ताकत 0 है। अब देखो यहां पर राष्ट्रपति दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। क्लियर है? और ईरान में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आप बोलोगे क्या सर मजाक कर रहे हो, सारी ताकत तो राज्य प्रमुख के पास है, ये क्या महत्वपूर्ण स्थान रखेंगे? इनकी तो वही हालत हो गई कि मतलब जो हमारे राज्यपाल की होती है, बस झुनझुना ले लो बजाते रहो। अब यहां पर आप देखेंगे राष्ट्रपति के रूप में पेजेस्कियन घरेलू और विदेश नीति पर प्रभाव डालेंगे। क्या करेंगे? घरेलू और विदेश नीति पर प्रभाव डालेंगे। और यहां पर देख लो, लेकिन यहां पर आप देखेंगे इनके पास आर्थिक नीति निर्धारित करने के क्या होंगे? अधिकार भी होंगे। आर्थिक नीति निर्धारण कौन करेंगे? आपके राष्ट्रपति जी करेंगे। लेकिन पुलिस को नियंत्रण करने का, सेना को नियंत्रण करने का, ये सभी इनके पास सीमित अधिकार होंगे, लिमिटेड अधिकार होंगे। आगे आ जाओ, पेजेस्कियन का मुख्य कार्य क्या होने वाला है? अगर हम पेजेस्कियन के मुख्य कार्यों के बारे में बात करते हैं तो इनका जो मुख्य कार्य होगा वो खामनेई के द्वारा जितनी भी राजनीतियों को बनाया जाएगा उन्हें लागू करने का है। क्या है? जितनी भी यहां पर खामनेई के द्वारा जो राज्य प्रमुख है ये नीतियां बनाएंगे, इन नीतियों को लागू करने का काम होगा राष्ट्रपति के पास। अब ये तो हो गई, आपने देख लिया ईरान में राष्ट्रपति की ताकत, उनके यहां पर प्रभाव, और उसके साथ हमने देख लिया कि कौन कौन सी ताकतें इनके पास मौजूद है, कितने ताकतवर व्यक्ति है, देख लिया आपने। ठीक है, तो झुनझुना बजाने के लायक इनके पास पर्याप्त ताकतें हैं। अब हम आते हैं भारत ईरान संबंध। अब भारत ईरान संबंध कैसे हैं? तो जब हम भारत ईरान संबंधों की बात करते हैं, यह संबंध कोई 1 साल या 10 साल के या 50 साल के नहीं है, बल्कि भारत ईरान के मध्य संबंध सिंधु घाटी सभ्यता के समय के आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। सिंधु सभ्यता के समय के आपको यहां पर प्राचीन साक्ष्य देखने को मिल जाएंगे, जिस समय हम व्यापार मार्ग भारत की खाड़ी और अरब सागर के माध्यम से दक्षिण ईरान और भारतीय तटों को जोड़ते थे, उस समय के संबंध आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ आप पाएंगे जब हम स्वतंत्र हुए उसके बाद भारत और ईरान ने आधिकारिक तौर पर 15 मार्च 1950 को एक मैत्रीपूर्ण संधि पर हस्ताक्षर किए, और इसे हम तेहरान घोषणा पत्र के नाम से भी जानते हैं। अब देखो यहां पर तेहरान घोषणा पत्र, जिसमें समान, बहुलवादी और सहकारी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए एक साझा दृष्टिकोण रेखांकित करने की बात की गई है। ईरान की अनूठी भौगोलिक स्थिति, अब देखो ईरान की क्या है? ईरान की एक अनूठी भौगोलिक स्थिति है, इसका लाभ भारत उठाना चाहता है। तो यहां पर आप पाएंगे ईरान की अनूठी भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाकर भारत अफगानिस्तान और यूरेशिया के भागों तक पहुंचना चाहता है। देखो, अगर हम बात करते हैं भारत की, तो एक समय ऐसा था जब भारत की सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती थी, अभी भी लगती है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे जिस क्षेत्र की सीमा अफगानिस्तान के पास लगती है उस क्षेत्र को कहते हैं हम पीओके। मतलब पीओके जब से पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उस समय से भारत की सीमा अफगानिस्तान के साथ मिलना बंद हो गई। अगर हम पीओके को कब्जा कर लेंगे वापस से, तो हमारी सीमा फिर से अफगानिस्तान से साथ लगने लगेगी। अब ये जब भी हो कुछ निश्चित नहीं है। अब यहां पर आप देखेंगे पीओके के माध्यम से हमारी सीधी सीधी सीमा लगती थी अफगानिस्तान के साथ में। और आपको पता होगा भारत अफगानिस्तान को काफी महत्वपूर्ण चीजें, जिनमें अनाज, खाने पीने की वस्तुएं निर्यात करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों में मदद कर रहा है। तो हम बड़ी मात्रा में सामान का निर्यात करते हैं अफगानिस्तान की तरफ। अब हमारी निर्भरता है पाकिस्तान के ऊपर।
अगर पाकिस्तान हमें जाने देगा तो हम जा पाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। तो हमने इसका क्या प्लान निकाला, हमने इसके प्लान निकाला क्यों ना ईरान के साथ एक समझौता किया जाए और इस समझौते के तहत हम ईरान में एक बंदरगाह का विकास करें और पहले हम क्या करें, अपने तटों से पहुंचे ईरान, ईरान के स्थलीय मार्ग होकर निकल जाए हम कहां पर, अफगानिस्तान में। देखो मैंने यहां पर मैप दिखाया था और उसमें मैंने आपको बताया भी था, देखो ये क्या है, ये आपका ईरान है और ये रहा आपका अफगानिस्तान। तो ईरान से सीधे आप अफगानिस्तान की तरफ प्रवेश कर सकते हैं। यहां पर हम पहुंचेंगे और यहां से सीधे हम पोर्ट के माध्यम से रास्ता बनाते हुए रोड के निर्माण से अफगानिस्तान पहुंच जाएंगे आसानी से। पाकिस्तान के ऊपर निर्भरता हमारी समाप्त हो जाएगी। अब देखो यहां पर ये सारी चीजें यहां पर आपने देख ली। अब देखो गैस के भंडार के मामले में ईरान जो है विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर आता है। ईरान के पास काफी अधिक गैस भंडार है और भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करना है। तो यहां पर आप देखेंगे भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए ईरान के इन गैस भंडारों का प्रयोग कर सकता है। क्या कर सकता है, इनका प्रयोग कर सकता है। उसी प्रकार से यहां पर आप देखिए आगे भारत और ईरान के बीच द्विपक्षीय व्यापार में भी निरंतर सुधार होता जा रहा है। वो बात अलग है जब ईरान के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगाए, प्रतिबंध लगाए, तो भारत ने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया था। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर हम भारत ईरान के बीच द्विपक्षीय व्यापार की बात करते हैं तो 2022 में यह 2.5 अरब डॉलर का रहा था। 2.5 बिलियन डॉलर, सॉरी अरब नहीं, बिलियन डॉलर का रहा था यहां पर। ठीक है, यह 2021 की तुलना में 48% की वृद्धि को दर्शाता है। ठीक, अभी मैंने आपको बताया कि ईरान और अमेरिका के बीच में भविष्य में समझौता हो सकता है जिससे ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को रोक देगा, क्योंकि सुधारवादी यहां पर राष्ट्रपति है और अमेरिका इनके ऊपर से प्रतिबंध हटा लेगा। जैसे ही प्रतिबंध हटाते हैं तो यह व्यापार जो हो रहा है भारत ईरान के बीच में, इसमें और कई गुना वृद्धि आपको देखने को मिल सकती है। अब यहां पर आप देखो, यहां पर कुछ ऐसी वस्तुओं की हम चर्चा कर लेते हैं जिनका निर्यात यहां पर क्या होता है, भारत के द्वारा ईरान को किया जाता है। कैसी ऐसी वस्तुएं जिनका निर्यात भारत करता है, जिससे हम इतना बड़ा यहां पर व्यापार कर रहे हैं। तो भारत के द्वारा निर्यात की जाने वाली चीजें हैं, यहां पर आप देखेंगे चीनी देश नहीं बल्कि यहां पर कौन सा, शक्कर, जैसे हम खाते हैं गन्ने से जो बनती है चीनी, वो चीनी। नहीं तो आप बोलो कि भारतीय क्या चीनों को पकड़ पकड़ कर निर्यात करते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे मानव निर्मित स्टेपल फाइबर, इसका हम निर्यात करते हैं। विद्युत मशीनरी का निर्यात करते हैं, कृत्रिम आभूषण का निर्यात करते हैं। इन सब चीजों का हम निर्यात करते हैं ईरान की तरफ। अब जब निर्यात करते हैं तो ईरान से भी तो हम कुछ ना कुछ लेते होंगे। क्या क्या लेते हैं, तो सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स हम ईरान से लेते हैं, फिर केमिकल्स हम ईरान से लेते हैं, कांच के बने पदार्थ हम ईरान से लेते हैं। तो ये निर्यात आयात की वस्तुएं हैं। अब यहां पर आप आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे ईरान ने भारत को एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा देकर रखा है। ईरान के द्वारा भारत को उन देशों में शामिल किया गया है जिन देशों को ईरान जाने के लिए, जिन देशों के नागरिकों को ईरान जाने के लिए यहां पर क्या है, वीजा की आवश्यकता नहीं होती, वीजा की आवश्यकता नहीं होती। अब देखो आपने देखा होगा कई भारतीय घूमने जाते हैं, आपके आसपास से भी जाते होंगे, तो चिंता न करो, ये ऐसे देशों को चुनकर जाते हैं जहां पर वीजा की आवश्यकता नहीं होती। जहां वीजा की आवश्यकता होगी इन लोगों को एंट्री भी नहीं मिलेगी, वीजा भी नहीं मिलेगा। अब आ जाओ यहां पर, ईरान में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना 2013 में की गई। ईरान में एक भारतीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई थी 2013 में, और 2018 में इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र। 2018 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। उसी हिसाब से आप भारत में भी देखोगे, भारत भी ईरान के साथ में संबंधों को सुधारने के कई प्रकार के कार्य करता है, जिसके तहत भारत ने नई शिक्षा नीति जो लागू की है उसमें फारसी भाषा को 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया है। तो फारसी भाषा भारत में सांस्कृतिक भाषाओं में से एक भाषा के रूप में जानी जाती है। अब देखो यहां पर बदलती अंतरराष्ट्रीय स्थितियों का संबंधों पर प्रभाव। अब जो बदलती यहां पर परिस्थितियां हैं इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहां पर आप देखेंगे भारत की संसाधनों के मात्रा में, अगर हम बात करते हैं गैस और
यहाँ पर कच्चा तेल, इनके मामले में हमारी स्थिति थोड़ी कमजोर है, इसीलिए आप पाएंगे हम इसके लिए अन्य राष्ट्रों के ऊपर निर्भर हैं। अभी तक ईरान से भारत काफी मात्रा में इनकी पूर्ति करता था, लेकिन जब से अमेरिका ने ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाए, भारत ने भी इसे खरीदना बंद कर दिया। अब यहाँ पर जब पेजेस्कियन राष्ट्रपति बनकर आए हैं, तो उम्मीद की जा रही है ये जो परमाणु विवाद है इसको सुलझाएंगे और फिर से अपने संबंधों को स्थापित करेंगे पश्चिमी देश और अमेरिका के साथ में, जिससे भारत को भी यहाँ पर फायदा होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे ईरान अपने तेल निर्यात को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और भारत को सबसे ज्यादा वो जरूरत है तेल आयात करने की। तो हो सकता है भविष्य में भारत बड़ी मात्रा में ईरान से तेल निर्यात करते हुए दिखाई दे, जैसे पहले करता था। आगे बढ़िए, यहां पर आप देखेंगे पिछले वर्ष की तुलना में 2023 में दोनों देशों के बीच यहां पर क्या हुआ, व्यापार में आपको कमी आते हुए दिखाई देगी। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अब यहां पर आप देखेंगे भारत और ईरान अंतरराष्ट्रीय दक्षिण परिवहन गलियारा, यहां पर एक आपको गलियारा देखने को मिलेगा INSTC। अब देखो यहां पर आप देख रहे होंगे INSTC भारत, ईरान और अजरबैजान और रूस को जोड़ता है। यानी कि भारत से ईरान तक समुद्री मार्ग से, ईरान से फिर आप जाएंगे अजरबैजान स्थलीय मार्ग से, और अजरबैजान से आप आगे घुस जाएंगे रूस में स्थलीय मार्ग से। तो ये पूरा जोड़ने वाला कनेक्टिविटी है। उसी प्रकार से आप देखेंगे स्टैंडर्ड रूट भी एक बनाया जा रहा है जो ये पूरे स्थलीय मार्ग को कवर करेगा। यानी कि लगभग आप मान लीजिए मध्य एशिया और मध्य एशिया के साथ साथ यहाँ पर आपका यूरोप वाला रीजन, इन्हें मिलाकर एक कॉलोनी बनाने की, एक यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने की मांग की जा रही है, बात की जा रही है। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखेंगे अमेरिकी प्रतिबंधों के खतरों के बावजूद भारत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह के विकास करने की प्रतिबद्धता को जताया है। ईरान क्या कर रहा है, चाबहार बंदरगाह का विकास कर रहा है यहाँ पर ईरान में, जिससे अफगानिस्तान तक पहुंच को सुनिश्चित किया जा सके। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, ये रहा आपका क्या, यहाँ पर ये रहा आपका चाबहार बंदरगाह। अब हम यहाँ पर गुजरात और मुंबई से अपनी पहुंच सुनिश्चित करेंगे और ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं यहां से पहुंचेंगे कहां पर, अफगानिस्तान पहुंच जाएंगे। क्लियर है, अफगानिस्तान पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर। अब जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इसी मार्ग से भारत क्या कर रहा है, इसी मार्ग से भारत अफगानिस्तान तक पहुंच सुनिश्चित कर रहा है। कई प्रकार के प्रतिबंध होने के बाद भी हम इसको लागू करने की सोच रहे हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे हाल ही में भारत ने शाहिद बेहिश्ती बंदरगाह को 120 मिलियन डॉलर में विकसित करने की यहां पर एक समझौता किया है ईरान के साथ में। इस टॉपिक को भी हमने अपने स्पेशल करंट अफेयर में कवर किया था, पूरा मैंने विस्तृत रूप से आपको बताया था। ठीक है, इसको भी हम विकसित कर रहे हैं। उसी के साथ आप देखेंगे इसमें 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा भारत, और साथ में हमने 250 मिलियन डॉलर की ऋण सुविधा प्रदान की है ईरान को। ये सारी व्यवस्था यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। ये देख लिया आपने। अब देखो ये भारत ईरान संबंध की आगे की राह। तो भारत के पास अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तापी गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए एक संसाधक ढांचा स्थापित करने में नेतृत्व का अवसर करने को मिलेगा। भारत अपनी क्या करना चाहता है, भारत अपनी जो गैस जरूरतें हैं इसको पूरा करने के लिए तापी पाइपलाइन यहां पर बनाना चाहता है। क्या करना चाहता है, तापी पाइपलाइन। अब इसमें भी आप देखेंगे इसमें भी ईरान को यहां पर शामिल करने की एक योजना शामिल की गई है। फिर आप देखेंगे यहां पर द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत को तहजीही व्यापार समझौते के माध्यम से ईरान की जो कृषि वस्तुएं हैं इन पर टैरिफ कम करने पर विचार करना चाहिए। भारत ईरान की कृषि के ऊपर काफी टैरिफ लगाता है, इसे कम करने का विचार करना चाहिए, जिससे भारत ईरान के संबंध और मजबूत हो। फिर आप देखेंगे ब्रिक्स और संघाई जैसे सहयोग संगठनों का प्लेटफॉर्म का उपयोग भारत के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करने की सुविधा प्रदान करता है। तो हम ईरान से काफी यहां पर अपने संबंधों को और आगे सुदृढ़ कर सकते हैं। तो ये पूरा जो टॉपिक था आपका इंटरनेशनल रिलेशनशिप का, भारत ईरान संबंध के बारे में, इसे हमने चर्चा की, इसे हमने जाना। उम्मीद करता हूं भारत ईरान संबंध आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, क्या स्थितियां हैं, क्या राष्ट्रपति ताकतें हैं। इसी के लेक्चर को यहां पर हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में। इसी प्रकार का लेक्चर होगा
पूरी जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे। तब तक बने रहिए रिजल्ट मित्र के साथ में, और हाँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, जिससे हमारा ये जो परिवार है और भी बड़ा होता जाए और भी हम आपके लिए बेहतर काम करते रहें। थैंक यू। जय हिंद।